हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान, एपिसोड 47। अब नेक्स्ट। रूहान आराम से बेड पर लेटा हुआ था। सुबह हो गई थी जिस कारण उसकी हल्के हल्के आंखें खुल रही थी। उसने सानवी को और अपने पास खींच लिया, लेकिन उसके हाथ पर कोई भी छुअन का एहसास नहीं हुआ, जिस कारण उसने अपनी आंखें खोल दी तो देखा सानवी वहां पर है ही नहीं। उसके पास सानवी का तकिया था, जिसे देख रूहान की आंखें गहरी हो गई। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर बाथरूम पहनकर पूरे कमरे में सानवी को ढूंढते हुए आवाज देने लगा। लेकिन ना तो सानवी की आवाज आ रही थी और ना ही सानवी कमरे में मौजूद थी, जिसे देख रूहान ने जल्दी से अपना फोन उठा लिया और उसकी लोकेशन चेक किया तो उसके कमरे के पास 10 कदम पर मौजूद थी सानवी, जिसे देख रूहान तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर आया। वही कमरे के बाहर सानवी ने जैसे एपी का चेहरा देखा, वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। आंखें इतनी ज्यादा गहरी हो गई थी कि उसे सामने कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसे सब कुछ धुंधला सा दिखता हुआ महसूस हुआ। दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था और वो पूरी तरीके से सदमे में जा चुकी थी। उसने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वही फर्श पर गिर पड़ी। वही एपी ने जब ये देखा तो वो एकदम से हैरान रह गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ये लड़की कौन है और इस वक्त इस हालत में यहाँ क्या कर रही है? कहीं इसने मेरा चेहरा तो नहीं देख लिया ना? सोचते हुए एपी ने जल्दी से अपनी जेब में से मास्क निकाला और अपना चेहरा ढक दिया और तेज कदमों के साथ सानवी की तरफ बढ़ने लगा। वो अभी भी सानवी के बिल्कुल सामने खड़ा था। गिरने के कारण सानवी का बाथरोब हल्का सा उसके घुटनों तक आ गया था, जिस कारण उसकी वो गोरी स्किन साफ नजर आ रही थी। एपी ने जब ये देखा उसके आंखों में चमक आ गई। उसने यहाँ वहां अपनी नजरें दौड़ाई और फिर अपने घुटनों के ऊपर नीचे बैठ गया और उसके पैरों को देखते हुए उसका ध्यान उसके चेहरे पर चला गया। उसने अपने होठों पर मास्क के ऊपर से ही अंगूठा घुमाया और धीरे से सेडेक्टिव आवाज में बोला, इसके पैर इतने गोरे हैं तो ये कितनी खूबसूरत होगी। कहते हुए उसका हाथ सानवी के स्कार्फ की तरफ बढ़ने लगा। उसने धीरे से सानवी के स्कार्फ को नीचे करना चाहा, लेकिन सानवी ने स्कार्फ को बहुत ही कसकर बांध रखा था, जिस कारण वो छूट नहीं रहा था। उसने सानू के सर के पीछे हाथ घुमाया और फिर उस काप के नोट को खोलने लगा। तभी उसके कान में तेजी से कदमों की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर एपी एकदम से अलर्ट हो गया और उसने अपने गर्दन को पीछे मोड़कर देखा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही रूहान उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने जब सानू को ऐसे गिरा हुआ देखा और उसके नजदीक किसी इंसान को देखा, रूहान का पारा एकदम से चढ़ गया। उसने गुस्से से एपी के मुंह पर लात मारी, जिससे एपी जाकर दूर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मास्क से एपी का चेहरा ढक गया था, लेकिन खून की एक लकीर उसके होठों से होते हुए उसके गर्दन पर आ गई थी। एपी ने गुस्से से रूहान को देखा और फिर नीचे पड़े हुए सानवी को। रूहान ने गुस्से से एपी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे? क्या किया तुमने इसके साथ? कहते हुए रूहान गुस्से से एपी को मारने लगा। उन शोर शराबे को सुनकर उस कमरे में जहां पर सानवी गिरी थी, उसी कमरे के अंदर देव, ब्राउन और वीरेन सोए हुए थे। शोर शराबा सुनकर वो तीनों भी जल्दी से कमरे से बाहर आ गए। सानवी और फिर रूहान को इस तरह देखकर तीनों भी हैरान रह गए। वही देव और ब्राउन के माथे पर पसीना आ गया। उसने अपने पसीने को साफ करते हुए रूहान की तरफ देखा, जो गुस्से से अपने जबड़े कसते हुए एपी को मार रहा था। वीरेन ने जल्दी से रूहान को आवाज लगाते हुए कहा, रूहान छोड़ उसे, भाभी को देख। उसके ऐसा कहते ही रूहान ने एपी के मुंह पर एक जोर से मुक्का मारा और फिर तेज कदमों के साथ सानवी की तरफ चला गया।
वही मौका पाकर एपी वहां से तुरंत भाग निकला। रूहान ने जल्दी से सानवी को गोद में उठा लिया और फिर देव को देखते हुए बहुत अपनी दबंग आवाज में बोला, कौन था वो? पता करो उसके बारे में। देव ने अपना सर हाँ में हिलाया और पीछे मुड़ गया तो एपी वहां से गायब था, जिसे देख देव और ब्राउन ने अपना थूक निकला और फिर रूहान की तरफ देखा, जो गुस्से से परेशानी से सानवी को देख रहा था। वीरेन ने रूहान को देखा और कहा, जाओ जल्दी से कमरे में ले जाओ इसे, मैं कबीर को बुलाता हूँ। कहकर वो कबीर के कमरे की तरफ चला गया। वीरेन ने जाकर कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। कमरे के अंदर सो रहे नोआ और कबीर इतनी तेज आवाज सुनकर दोनों भी नींद से एकदम से हड़बड़ाकर उठ गए। अभी अभी तो उनकी आंख लगी थी और ऐसे भूकंप आए जैसा आवाज होने से दोनों भी नींद से जाग गए थे। नोआ ने अपनी अधखुले आंखों से कबीर को देखा तो कबीर ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और चिढ़ते हुए बेड से उठ गया और फिर कमर पर टॉवेल लपेटते हुए बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, किसे मौत आ रही है जो इतनी सुबह सुबह दरवाजा पीट रहा है? कोई सुकून से जीने क्यों नहीं देता यार? बड़बड़ाते हुए उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया तो बाहर वीरेन को खड़ा देखकर कबीर के आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो गुस्से से बौखलाते हुए बोला, पागल इडियट, तुम्हें समझ नहीं आता? इतनी सुबह सुबह दरवाजा पीट रहे हो यार? नींद ले रहा था ना, इतना तो समझना चाहिए। वीरेन ने उसकी सारी बकवास और बड़बड़ को इग्नोर किया और सीधा उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए रूहान के कमरे की तरफ लेकर चला गया। वहीं नोआ ने जब ये सब कुछ देखा, उसने जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से ढक दिया। तभी उसे कमरे के ब्राउन ब्राउन की आवाज आई, क्या मैं कमरे के अंदर आ जाऊं? उसकी आवाज सुनकर नोआ ने घबराते हुए आवाज लगाते हुए कहा, हाँ। कहा तो ब्राउन कमरे के अंदर आया। उसने बिल्कुल भी नोआ की तरफ नहीं देखा और वैसे ही दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोला, कबीर सर का मेडिकल सूट कहाँ पर है? नोआ ने उसे बता दिया कहाँ पर उसका मेडिकल सूट था, जिसे ब्राउन ने जल्दी से ले लिया और तेजी से कमरे से बाहर जाते हुए बोला, सॉरी नोआ। कहकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वही नोआ ने हैरानी से कभी कबीर को देखा तो कभी उस बंद हुए दरवाजे को देखते हुए कहा, अब किसे क्या हो गया? कहते हुए उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और वैसे ही कमरे से बाहर आ गई तो देखा पहले ही वहां पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। उसने सभी को देखते हुए मन ही मन में कहा, जब कमरे में आए थे तब यहाँ पर कोई नहीं था, फिर अचानक से इतने सारे गार्ड्स, जरूर कुछ हुआ है। कहते हुए वो यहाँ वहां देखने लगी। उसने वहां पर खड़े गार्ड्स को देखते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उस गार्ड ने अपना सर झुकाते हुए कहा, यस मैडम, सब ठीक है, लेकिन लेडी क्वीन को शायद कुछ हुआ है। सब किंग बॉस के कमरे की तरफ है। सानवी को कुछ हुआ है सुनकर ही नोआ एकदम से घबरा गई और तेज कदमों के साथ रूहान के कमरे की तरफ चली गई। आंखों में नींद अभी भी थी और उसके गर्दन पर और हाथ पर कुछ लव बाइट के निशान थे। वो वैसे ही बाहर आई थी क्योंकि आईने में देखने का वक्त किसे था। जब वो रूहान के कमरे के बाहर आई तो देखा वहां पर देव और ब्राउन और वीरेन खड़े थे। उन्हें देखकर नोआ घबराते हुए बोली, क्या हुआ? सानू ठीक तो है ना? वीरेन ने एक नजर उसे देखा और फिर उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसकी ऐसी बात सुनकर नोआ एकदम से कंफ्यूज हो गई और उसे देखते हुए बोली, मुझे मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वीरेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम, आपकी रात कितनी रंगीन गई है, आपकी गर्दन से और चेहरे से पता चल रहा है। उसके ऐसा कहते ही नोआ एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से यू टर्न लेते हुए वैसे ही भागते हुए कमरे में चली गई। उसने तेजी से कमरे का दरवाजा खोला और फिर जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने चेहरे को और गर्दन का नक्शा देखकर उसने मन ही मन अपने माथे पर हाथ मार लिया और चीढ़कर बोली, ये कबीर भी ना, इतना ज्यादा वाइल्ड होने की क्या जरूरत थी? उसने सब कुछ देख लिया। शिट यार।
कहते हुए उसने जल्दी से मेकअप का सामान लिया और उन लव बाइट को छुपा दिया और वैसे ही फिर से कमरे से बाहर चली गई। यहाँ रूहान के कमरे के अंदर रूहान सानवी का हाथ पकड़कर बेड पर बैठा हुआ था। वही कबीर को इस हालत में देखकर उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम क्या नंगे सोते हो? क्या हर बार ऐसे ही कुछ पहनकर आता है? कबीर ने चिढ़कर उसे देखा और कहा, इतना समय कहाँ देता है तू? जब भी देखो तब ऐसे ही उठाकर लाता है मुझे। रूहान ने उसे इग्नोर किया और पूछा, माऊ को क्या हुआ है? बार बार बेहोश क्यों हो जाती है? कबीर ने सानवी को एक इंजेक्शन लगाया और कहा, पिछली बार तो पूरे बॉडी का चेकअप हुआ था, तब इसके शरीर में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था या फिर कोई भी कमी तो महसूस नहीं हुई थी। लेकिन लगता है फिर से एक बार इसे चेक करना पड़ेगा। रूहा ने उसे देखते हुए कहा, कुछ प्रॉब्लम है क्या कबीर? कबीर ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसे फेटिंग स्पेल हो, इसलिए वो बार बार बेहोश हो जाती है। लेकिन अगर ये डर से बेहोश हो गई है तो ये डरी क्यों? सब कुछ ठीक तो है ना? रूहान ने अपनी दाढ़ी को मसला और बोला, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ठीक तो करना पड़ेगा। ये खुद से तो कुछ बोलेगी नहीं, अब वीरेन ही कुछ कर सकता है। रूहान की बात सुनकर कबीर ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ शायद वो कुछ कर सकता है। कबीर ने फिर उसे देखा और कहा, अब ये ठीक है, इससे कुछ 1-2 घंटे में होश आ जाएगा, तू भी सो जाओ और हमें भी अब सोने दे। कहते हुए कबीर वहां से भागने लगा तो रूहान ने उसके टॉवेल को कसकर पकड़ लिया, जिसे देख कबीर ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज यार, मेरी इज्जत का भाजीपाला मत कर, इसके अंदर कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर रूहा ने उसे एक लुक देते हुए कहा, मुझे तुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगली बार से ठीक से कपड़े पहनकर आना। कहते हुए उसने कबीर को छोड़ दिया तो कबीर ने जल्दी से अपने टॉवल को कसकर पकड़ लिया और कमरे से तेजी से बाहर निकल गया। वही रूहान ने गहरी सांस ली और सानवी के माथे को चूमकर वो कमरे से बाहर आया तो बाहर पहले ही वीरेन, देव और ब्राउन खड़े थे। रूहान ने देव को और ब्राउन को देखा और अपने दबंग आवाज में पूछा, कहाँ है वह इंसान? कुछ पता चला उसके बारे में? देव ने अपना सर झुकाते हुए कहा, किंग बॉस, हमने उसके बारे में पता किया, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। लेडी क्वीन पहले ही बेहोश हो गई थी। कहते हुए उसने अपना टैब रूहान को दिखाया, जिस पर सीसीटीवी था, जहां से एपी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सानवी बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही थी। उसके हाथ में पानी की बोतल थी, जिससे वो पीते हुए आगे बढ़ रही थी और अचानक से उसके हाथ से पानी की बोतल नीचे गिर गई और वो घबराते हुए अपने सर को हाथ लगाकर वहीं गिर पड़ी। इतना सीन उसमें साफ दिखाई दे रहा था और कुछ 1-2 मिनट बाद एपी वहां से अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। ये सब कुछ देखकर रूहान ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है फिर, लेकिन माऊ हर बार डर कर बेहोश हो जाती है, इसके बारे में पता लगाना है। वीरेन, तुम्हें समझ आ रहा है ना? वीरेन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसकी बात सुनने के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सब लोग एक आइलैंड पर आ गए थे। कुछ देर वहीं पर घूमने के बाद तो फिर से अपने डेस्टिनेशन पर जाने वाले थे, लेकिन इतना सब कुछ हो गया था कि रूहान का कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। जहाँ पर उसकी माँ की खुशी नहीं, वहां पर वो अकेले क्या ही खुशी मनाएगा। उसके लिए सब कुछ किया था, लेकिन वह डर कर बेहोश होकर पड़ी थी। रूहान रेडी होकर सानवी के पास बैठा हुआ था। उसके बालों को सहलाते हुए वो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया। उसने सानवी की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, लेकिन माऊ इतनी सुबह सुबह वहां पर करने क्या गई थी? सोचते हुए उसने देव को फोन लगाया। देव, जो इस वक्त कमरे के बाहर ही खड़ा था, उसने फोन उठाकर कान पर लगाया तो इधर से रूहान अपनी दमदार आवाज में बोला, पता लगा माऊ इतनी सुबह कहाँ पर गई थी?
उसके ऐसे कहते ही देव का पूरा शरीर कांपने लगा और वो घबराते हुए बोला, जी जी किंग बॉस। उसके घबराहट भरी आवाज सुनकर रूहान की आंखें छोटी हो गई और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, कम इनसाइड द रूम। उसकी बात सुनकर देव की हालत वहीं पर खराब हो गई और वो डरते हुए बोला, जी किंग बॉस। 2 मिनट हो गए थे, फिर भी देव कमरे के अंदर नहीं आया था, जिसे देख रूहान का दिमाग गर्म हो गया और उसने ब्राउन को फोन लगाया। ब्राउन जो देव के पास ही खड़ा था, रूहान का फोन आता हुआ देखकर उसके हाथ थर थर कांपने लगे। रूहान की तेज आवाज जैसे उन दोनों के कानों से टकराई, दोनों भी घबराते हुए कमरे के अंदर आ गए और अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। उन्हें देख रूहान अपनी जगह से खड़ा हो गया और जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने घूरकर ब्राउन और देव को देखा और उन्हें बोलने का इशारा किया। तो देव और ब्राउन ने एक दूसरे को देखा और फिर देव धीरे से बोला, वो हम रात को सो रहे थे तो हमें हमें शेप में रात रात को बुलाया था, वहाँ वहाँ पर गए, हम दोनों भी गए, ब्राउन और मैं, हम दोनों भी गए। फिर जब हम वहाँ पर पहुंचे, देव को इस तरह से लड़खड़ाते हुए देखकर रूहान का दिमाग एकदम से सटक गया। उसने गुस्से से अपना हाथ दिखाकर देव को रोक दिया, तो देव एकदम से चुप हो गया। तो रूहान ने ब्राउन की तरफ देखा। ब्राउन ने मन ही मन देव को गालियां देते हुए अपना थूक निगला और फिर धीरे से बोला, वो हम रात को सो रहे थे कमरे में, तभी हमने हमें शेप बुलाने आ गया था। रूहान ने गुस्से से उन दोनों के ऊपर सामने रखा हुआ लैपटॉप फेंक दिया, जिसे देख दोनों भी एकदम से नीचे झुक गए। वो लैपटॉप जाकर सामने वाले चेयर पर गिर पड़ा, जिसे देख देव और ब्राउन ने अपने सीने पर हाथ रखकर चैन की सांस ले ली, क्योंकि अब याच में समुद्र के बीच होते हुए वो कहाँ से दूसरा लैपटॉप लाने वाले थे। उस लैपटॉप को सही सलामत और खुद को सही सलामत देख दोनों ने चैन की सांस ली ही थी कि तभी रूहान फिर से गरज पड़ा, एक ही बात 2 बार दोहराने की जरूरत नहीं है और इस पुरानी रेलगाड़ी की तरह अटक अटक कर चलने की भी जरूरत नहीं है। जो बातें सही सही बताओ, वरना उस शेप को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा और फिर तुम दोनों को सीधा अमेज़न जंगल में। रूहान की धमकी सुनकर देव और ब्राउन ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, बस हम सब बताते हैं ना। कहते हुए देव ने उससे सुबह जो कुछ भी हुआ सारा सीन जैसे का तैसे बता दिया, जिसे सुनकर रूहान ने हैरानी से उन दोनों को देखा और फिर बेड पर सोए हुए सानवी को। उसने अपने दाढ़ी को मसलते हुए मन ही मन में कहा, मेरे बगैर केक खा लिया माऊ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस केक का और तुम्हारी इस हरकत का हिसाब तुम्हें ब्याज से लूंगा। कहते हुए उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी, लेकिन रूहान को सिर्फ देव ने इतनी बात बताई थी कि सानवी ने केक खा लिया था, उसके साथ बैठकर उन दोनों ने भी खा लिया था, ये नहीं बताया था, जिससे दोनों भी डरे हुए थे। वहीं रूहान ने उन दोनों को जाने का इशारा किया, जिसे देख उन दोनों ने भी चैन की सांस ली और वो दोनों भी वहां से चले गए। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रूहान और सानवी अपने कमरे में ही थे। अभी तक सानवी को होश नहीं आया था, या फिर होश आने के बावजूद उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वही सब लोग अपने अपने आप में बिजी थे। नोवा और कबीर भी बहुत देर तक अपने कमरे में ही थे। समीरा और ज्योति बाहर घूम रही थी, जिनके साथ वीरेन था, लेकिन इस वक्त वीरेन ने ज्योति को परेशान बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था। वो किसी और ही सोच में गुम था। दोपहर का वक्त हो गया था, लेकिन सानवी अभी तक उठी नहीं थी, जिस कारण रूहान बहुत ज्यादा परेशान था। उसने सानवी के बालों में हाथ घुमाते हुए उसे हिलाने की कोशिश की, तो सानवी ने थोड़ी सी हलचल करते हुए कहा, प्लीज राणा जी, मुझे और सोना है। उसकी बात सुनकर रूहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें होश आ गया? सानवी ने उसकी तरफ देखा और फिर अपना थूक निगलते हुए धीरे से बोली, मुझे घर जाना है राणा जी। उसके ऐसी बात सुनकर रूहान ने उसके माथे को चूम लिया और कहा, क्या हुआ माऊ, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे अचानक आने के लिए तो कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी, और फिर ऐसे अचानक जाने के लिए क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? सानवी को समझ नहीं आ रहा था वो रूहान को क्या कहे। उसने मन ही मन गहरी सांस ली और कहा,
ठीक है, फिर नहीं जाना मुझे, कहते हुए वो बेड से उठ गई और फिर वॉशरूम में चली गई। आधे पौने घंटे बाद वह फ्रेश होकर बाहर आई, तो उसने देखा रूहान ने कमरे में ही खाना मंगवा लिया था। जिसे देख सानू को भूख का एहसास हुआ, पर ना जाने क्यों उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो जाकर बेड पर फिर से लेट गई। उसे ऐसे देख रूहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो वो उसके बिना बताए कमरे से बाहर चली गई थी, ऊपर से उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं। डर कर बेहोश हो गई और जब से उठी है एक शब्द नहीं कह रही है। रोहन ने गुस्से से सानवी की तरफ देखा और उसे जोर से आवाज लगाते हुए बोला, माऊ मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप आकर खाना खाओ। सानवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा मन नहीं राणा जी, प्लीज मुझे फोर्स मत करिए। रोहन ने गुस्से से टेबल पर रखा हुआ सारा सामान नीचे फेंक दिया और कॉफी टेबल को उठाकर नीचे पटक दिया। इतनी तेज आवाज हुई कि सानवी जो बेड पर लेटने जा रही थी, वो डर के मारे थर थर कांपते हुए एक तरफ खड़ी हो गई और अपनी डरी सहमी आंखों से रूहान की तरफ देखा। जैसे ही सानवी ने सर उठाकर रूहान को देखा, रूहान भयंकर गुस्से से उसकी तरफ ही देख रहा था। उसे इसे देख सानवी ने अपना थूक निगला और चुपचाप सर झुका लिया। उसे अब भी शांत देख रूहान ने उस तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए उसे देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोला, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब से देख रहा हूँ दिमाग खराब कर रखा है। चुपचाप जाकर खाना खा लो, नहीं तो तुम्हें यहीं से उठाकर सीधा नीचे फेंक दूंगा। सानवी ने उसे भरी हुई नजरों से देखा और चुपचाप अपने होठ दबाकर रोने लगी। उसे ऐसे देख रूहान का दिमाग और ज्यादा घूम गया। उसने अपने बालों में एक हाथ घुमाया और वही हाथ बालों से होते हुए गर्दन पर ले जाकर उसे बुरी तरीके से मसलते हुए अपने दांत पीसने लगा। वो इतनी जोर से अपने दांत पीस रहा था कि उसकी आवाज तक वहां पर गूंज रही थी। उससे पूरे शांत कमरे में इस वक्त रूहान के उन दांतों के पीसने की ही आवाज आ रही थी और सानवी वो सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि पैनिक करने लगी और उसकी आंखें लगभग बंद होने को आ गई थी। रूहान ने जब ये देखा तो और ज्यादा परेशान हो गया। वो तेजी से सानवी की तरफ जाने लगा, जिसे देख सानवी ने अपने कदम पीछे ले लिए और अपना सर नामी हिलाते हुए बोली, प्लीज मेरे पास मत आइए, प्लीज मेरे पास मत आइए राणा जी, मेरे पास मत आइए। उसे इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर अब रूहान को खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और वैसे ही सानवी की तरफ जाकर उसे सीधा गोद में उठा लिया और उसे वैसे ही बालकनी में लेकर चला गया, जहां से समंदर की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, ऊपर से वो उठते हुए लहरें। सानवी अभी भी घबराई हुई उसके शर्ट को कसकर पकड़े हुए उसके गोद में थी। रूहान ने उसे ले जाकर बालकनी में मौजूद सोफे पर बैठा दिया और फिर खुद उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। तो सानवी अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपने पूरे बदन को छुपाने की कोशिश करने लगी, जिसे देख रूहान ने कसकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए उसके दोनों हाथों को चूम लिया और शांति से बोला, डोंट क्राई माऊ, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ। सानवी ने अपने नाक को ऊपर खींचते हुए सुबकते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं ना? रूहान ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख सानवी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर आए वो घबराहट भरे भाव कुछ कम नहीं हुए थे। उसे ऐसे देख रूहान ने उसके साथ मजाक करते हुए कहा, वैसे किट्टो, वो तुम बेहोश होते होते थकती नहीं हो क्या? ऐसा क्या क्या देख लेती हो तुम जो हर बार बेहोश हो जाती हो? इंसान ही देखते हो ना, या फिर कोई इच्छाधारी नागिन जो तुम्हारे सामने ही इंसान से नागिन का रूप लेता है? कहकर रूहान ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ा दी, जिससे देख और उसके ऐसा कहते ही सानी की आंखें छोट हो गई और उसने रूहान के हाथ से अपना हाथ झटकते हुए कहा, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? रूहान ने मासूमियत से अपना सर ना में हिलाया और कहा, कौन? मैं? अपनी तरफ उंगली करके, मैं कहा, मैं तो तुम्हें बता रहा था। सानवी ने मुंह फुलाते हुए कहा, राणा जी आप बहुत ज्यादा बुरे हैं, मुझे मनाने के बजाय आप मुझे चिढ़ा रहे हैं, ऊपर से मेरे ऊपर हंस रहे हैं। रूहान ने उसे देखा और फिर उसके पास बैठ गया। फिर उसने सानवी को अपने गोद में बैठा दिया और फिर सोफे से टिककर वह आधा सोफे पर लेट गया।
उसने सानवी की कमर को पकड़ लिया और फिर उसे देखते हुए शांत आवाज में बोला, माऊ, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारा सिर्फ हस्बैंड नहीं हूँ, हमसफर भी हूँ। और अगर तुम मुझसे ऐसे ही बातें छुपाती रही तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है। रूहान की बात सुनकर सानवी ने उसकी तरफ अपनी नजरें उठाकर देखा और फिर उसके आंखों में देखती रह गई। इस वक्त सानवी के आंखों में फिर से आंसू आ गए थे, लेकिन उसने उन आंसुओं को गालों पर लुढ़कने नहीं दिया था। रूहान उसके मन की बात जानना चाहता था, इसलिए उसने पहले कान में कॉर्ड्स लगा दिए थे, लेकिन सानवी थी कि इस वक्त एक शब्द भी मन में नहीं कह रही थी। ना उसके दिल की बात पता चल रही थी और ना ही वो खुद से कुछ कह रही थी, जिस कारण रूहान बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। क्योंकि अगर सानवी ऐसे ही करती रही तो उसके मन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला था। ये बात तो सही थी। सानवी ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी नजरें झुका दी। तो रूहान ने उसकी तरफ देखते हुए बहुत प्यार से पूछा, माऊ, सिर्फ इतना बता दो, तुमने अपने सामने क्या देखा? रूहान के ऐसा कहते ही सानवी के आंखों के सामने एपी का चेहरा आ गया, जो उसे ही देख रहा था। जिसे देखकर सानवी बहुत ज्यादा घबरा गई और अपना सर ना में हिलाते हुए अपने कान पर हाथ रखकर जोर से बोली, वो मुझे लेने आया है। मैं नहीं जाने वाली, मैं नहीं जाने वाली। आप मुझे कहीं पर छुपा दीजिए राणा जी। मुझे आपके सिवा किसी के साथ नहीं जाना। प्लीज राणा जी, वो मुझे लेकर जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए राणा जी। हम घर चलते हैं, अभी अभी घर चलते हैं। हम चले, जल्दी चले। जल्दी, आप उठे क्यों नहीं रहे हैं? आप उससे जाकर कहिए ना उसे जाकर, मैं नहीं जाने वाली उसके साथ, मैं नहीं जाने वाली उसके साथ। राणा जी, आप समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं ना? कहते हुए सानवी ने उसके शर्ट को कसकर पकड़कर हिला रही थी और पैनिक होते हुए उससे बातें कर रही थी। वही सानवी की बात सुनकर रूहान एकदम से हैरान रह गया और उसने जल्दी से सानवी को अपने पास खींचकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए कहा, माऊ, शांत हो जाओ। देखो, तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जा रहा है। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ माऊ, शांत हो जाओ। रूहान को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, कहीं सानवी फिर से बेहोश ना हो जाए, लेकिन सानवी थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए रूहान से कह रही थी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा बात राणा जी? आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? राणा जी, वो मुझे लेकर जाएगा। वो बहुत, इसलिए तो आया है वो। उसने मुझे ढूंढ लिया। जरूर उसे पता चल गया। वो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे मार देगा। मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। इतनी जल्दी नहीं मरना मुझे। आप चलिए, आप चलिए। सानू इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले रही थी, जिस कारण उसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। उसकी हालत देखकर रूहान इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसने झट से सानू को गोद में उठा लिया और फिर कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया और उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ माऊ, देखो मैं यही हूँ। तुम्हें कोई कहीं नहीं लेकर जा रहा है। तुम्हें अपने राणा जी पर भरोसा है ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे इतना ज्यादा चिल देखकर सानवी झट से बेड पर खड़ी हो गई और फिर रूहान को जोर से धक्का देते हुए चीखते हुए बोली, आपको समझ नहीं आ रहा है? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? आप इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं? मैं आपसे कब से चीख चीख कर कह रही हूँ, वो मुझे लेने आया है, मुझे लेकर चला जाएगा। आप वहां पर नहीं थे। आप वहां पर नहीं थे आप वहां पर। मैं अकेली थी, मैं अकेली ही थी। कब कब से आप वहां पर? और और वो मेरे पास आ रहा था। वो अगर वो मुझे ले गया होता तो तब भी आपको आपको कुछ पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं चलता। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है राणा जी? वो मुझे लेकर जाएगा। सानवी इतनी ज्यादा हाइपर हो गई थी कि अब वो जोर जोर से सांसें लेते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोल रही थी और रूहान शॉक होकर उसे ही देख रहा था। उसने झट से सानू के कमर को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके गर्दन पर एक जगह प्रेस कर दिया, जिससे सानवी निढाल होकर रूहान के ऊपर गिर पड़ी। क्या इतनी ही है एपी की सच्चाई या है कोई और गहरा राज? इतना सुलझा हुआ रूहान सिंह राणा क्या उलझा पाएगा अपने ही बीवी के गहरे राज को? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक
अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होती है आपको नए एपिसोड के बारे में पता चलेगा। मिलते हैं